नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास में दूसरा चरण भक्ति काल में संत साहित्य को पढ़ लिया है। संत साहित्य के बाद सूफी साहित्य को पढ़ रहे हैं। सूफी साहित्य में हमने कई कवियों को देख लिया है। आज हम लोग देखेंगे जायसी की रचना पद्मावत को, मतलब आज के दिन हम लोग जायसी को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए जायसी की रचना पद्मावत को, और जायसी की जो अन्य रचनाएं हैं आखिरी कलाम, अखरावट, इन सब रचनाओं को देखते हैं। तो आज के हमारे कवि हैं जायसी, जो संत साहित्य, जो सूफी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था, जायस नगर में हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं जायसी को। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए मलिक मोहम्मद जायसी, जो सूफी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण और सराहनीय कवि हैं। ये सूफी साहित्य में प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज हम किसको, मलिक मोहम्मद जायसी को। तो हेडिंग डाल लीजिए मलिक मोहम्मद जायसी। आज की क्लास लंबी हो सकती है, आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे, क्योंकि आज के दिन हम पूरा मलिक मोहम्मद जायसी के कथन, रचनाएं, उनके जन्म, निधन, सारी चीजें बहुत बारीकता के साथ देखेंगे। तो आप डाल लीजिए मलिक मोहम्मद जायसी। अगर जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 1492 ईस्वी उत्तर प्रदेश, लिखिए अगर जन्म की बात करें तो जन्म 1492 ईस्वी उत्तर प्रदेश के जायस नामक कस्बे में हुआ। उत्तर प्रदेश के जायस नामक कस्बे में हुआ। और जायसी ने स्वयं लिखा है, क्या लिखा है, जायस नगर मोर स्थानु, जायस नगर मोर स्थानु। और ये बात किस रचना में लिखी है, उन्होंने लिखी है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम, ये बात किस रचना में लिखी है, आखिरी कलाम में। हम किसको देख रहे हैं, मलिक मोहम्मद जायसी को। जायसी का जन्म कब हुआ था, 1492 ईस्वी उत्तर प्रदेश के जायस नामक कस्बे में। जायस नगर मोर स्थान जायसी ने कहा है, और किस रचना में कहा है, आखिरी कलाम में। ये जन्म से संबंधित इनके पद है। और जायस नगर धर्म स्थान, जायस नगर, अगर आपसे ये पूछा जाए जायस नगर धर्म स्थान, धर्म स्थान, ये किसमें कहा है, इसमें पद्मावत में कहा है। आइए इस पंक्ति को पूरा कर लेते हैं। जायस नगर मोर स्थानु किसमें कहा है, आखिरी कलाम में। जायस नगर धर्म स्थानु तहां कभी आई, तहां कभी आई, तहां कभी आई, केन बखानु, केन बखानु। ये जो पंक्ति है वो किससे ली गई है, ये पंक्ति ली गई है पद्मावत। किसमें है, पद्मावत, पद्मावत से ली गई है। और खंड की बात करें
तो पद्मावत के स्तुति खंड से, स्तुति खंड से। इसको इतनी बारीकता से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यहां से प्रश्न बना हुआ है। जन्म के बारे में अगर पूछा जाए तो जायसी का जन्म कब हुआ था? 1492 ईस्वी उत्तर प्रदेश के जायक नामक कस्बे में हुआ था। जन्म से संबंधित पंक्ति क्या है? जायस नगर मोर स्थानु। ये पंक्ति कहां से ली गई है? आखिरी कलाम। जायस नगर धर्म स्थानु, तहां कवि आए कीर्ति बखानु। ये पंक्ति किसमें से है? पद्मावत के स्तुति खंड से है। अब अगर निधन की बात करें, इनके निधन की बात की जाए तो इनका निधन 1542 ईस्वी में, 1542 ईस्वी 1542 ईस्वी में हुआ। और इनकी कब्र कहां है? तो लिखिए जायसी की कब्र, जायसी की कब्र अमेठी में है। अमेठी के भगरावन, भगरावन में है। अगर आपसे ये पूछे कि इनकी कब्र कहाँ है, तो इनकी कब्र अमेठी जिला में। अगर स्थान पूछे तो भगरावन भी दे सकता है, तो आप क्या लगाएंगे? भगरावन। निधन कब हुआ था? 1542 ईस्वी में। कब्र कहां पर है जायसी की? अमेठी में। अगर स्थान पूछे तो कहां है? भगरावन। जायसी बाबर व शेरशाह सूरी के समकालीन थे। आइए सबसे पहले इनके गुरु का नाम देखते हैं, उसके बाद और विशेषताएं देखेंगे। अगर गुरु का नाम पूछा जाए, गुरु का नाम, तो गुरु के नाम के साथ दो नाम सामने आते हैं। जायसी ने अपने गुरु परंपरा के रूप में, जायसी ने अपने गुरु परंपरा के रूप में सैयद अशरफ, सैयद अशरफ तथा शेख मुहिदी, तथा शेख मुहिदी, शेख मुहिदी का कहीं कहीं पर नाम मुहिद्दीन मिलता है, तो आप लोग ब्रैकेट में लिख लीजिए, यहीं पर करवा दे, ब्रैकेट में लिख लीजिए मुहिद्दीन। शेख मुहिदी या मुहिद्दीन पूछ सकता है। जायसी ने अपने गुरु परंपरा के रूप में सैयद अशरफ तथा शेख मुहिदी दोनों का उल्लेख किया है, दोनों का उल्लेख किया है, और क्या कहा है? सैयद अशरफ पीर पियारा, सैयद अशरफ पीर पियारा सैयद अशरफ पीर पियारा जे मोही पंथ दीन उजियारा, जे ही मोही पंथ
दीन उजियार। ये तो हो गया सैयद अशरफ के बारे में। जायसी ने कहा है सैयद अशरफ पीर प्यारा जेही मोही पंथ दीन उजियारा। और मोहिंदी के लिए क्या कहा है, दूसरी लाइन लिखिए, गुरु मुहीदी सेवक मैं सेवा, गुरु मुहीदी सेवक मैं सेवा, चले उताइल जही कर खेवा, जो ही कर खेवा। ये किसके लिए कहा है, ये कहा है मुहीदी के लिए, शेख मुहीदी के लिए ये पंक्ति कही है। तो आइए एक बार फिर से हम इसको दोहराते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के अगर जन्म की बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी उत्तर प्रदेश के जैस नामक कस्बे में हुआ। जन्म से संबंधित जो पंक्ति है, जायस नगर मोर स्थान, ये किस में मिलती है, आखिरी कलाम में। जायस नगर धर्म स्थानु, कहां कभी आए कीन बखानु, ये पंक्ति पद्मावत से ली गई है और किस खंड से ली गई है, स्तुति खंड से ली गई है। निधन की बात करें तो इनका निधन 1542 ईस्वी में हुआ। जायसी की कब्र अमेठी के भगरावन में है। ठीक, अगर गुरु की बात की जाए, जायसी ने अपने गुरु परंपरा के रूप में सैयद अशरफ तथा शेख मुहीदी दोनों को उल्लेख किया है। सैयद अशरफ के बारे में उन्होंने लिखा है सैयद अशरफ पीर प्यारा जे मोही पंथ दीन उजियारा। और गुरु मुहीदी के बारे में लिखा है गुरु मुहीदी सेवक मैं सेवा, चले उताइल जो ही कर खेवा। ये पंक्ति किसके बारे में लिखी है, मुहीदी के बारे में लिखी है। तो आइए और देखते हैं। आप लोग इतना लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। हो गया, चलो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। जायसी बाबर व शेर शाह सूरी के समकालीन, ये लिख लीजिए आप। जायसी बाबर व शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी के समकालीन, आपसे ये पूछे कि जायसी किसके समकालीन थे, तो जायसी बाबर व शेर शाह सूरी के समकालीन थे। ध्यान रखना है आपको, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जायसी निजामुद्दीन औलिया की शिष्य परंपरा में आते हैं। जायसी निजामुद्दीन औलिया जायसी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य परंपरा में आते हैं। शिष्य किसके थे, आपको पता हो गया। किसके परंपरा में आते हैं, आपको ये भी पता हो गया।
अगर आपसे पूछे किसके शिष्य थे तो सैयद अशरफ और शेख मुहिदी दोनों गुरु का नाम मिलता है, तो आपके पेपर में एक ही ऑप्शन रहेगा। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि जैसी किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं, तो आप क्या बताएंगे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य परंपरा में आते हैं। रामचंद्र शुक्ल एवं ग्रियर्सन ने रामचंद्र शुक्ल एवं ग्रियर्सन ने रामचंद्र शुक्ल एवं ग्रियर्सन ने जायसी का गुरु शेख मुहिदी को माना है। जायसी का गुरु शेख मुहिदी को माना है, रामचंद्र शुक्ल एवं ग्रियर्सन ने जायसी का गुरु शेख मुहिदी को माना है। जायसी कुरूप थे। जायसी कुरूप थे। शेरशाह सूरी की सभा में शेरशाह सूरी की सभा में इनका अपमान हुआ था। इनका अपमान हुआ था। इसके प्रत्युत्तर में इसके प्रत्युत्तर में इसके प्रत्युत्तर में जायसी ने सभासदों से जायसी ने सभासदों से कहा कहा था। और क्या कहा था? मोय हंसे की कोहराए। मोय हंसे ही की कोहराए। मोय हंसे की कोहराए। आगे लिखिए जायसी की रचनाएं। अगर जायसी की रचनाओं की बात करें तो कौन कौन सी? जायसी की रचनाएं। शुक्ल जी के अनुसार शुक्ल जी के अनुसार जायसी की रचनाएं किसके अनुसार देख रहे हैं? रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार देख रहे हैं, तो हमने लिख दिया है शुक्ल जी के अनुसार। पहली रचना क्या है? पद्मावत। पहली रचना पद्मावत। दूसरी रचना आखिरी कलाम।
आखिरी कलाम। और तीसरी रचना शुक्ल के अनुसार कौन सी है? अखरावत। अखरावत। सैयद अली मोहम्मद के अनुसार सैयद अली मोहम्मद के अनुसार सैयद अली मोहम्मद के अनुसार कौन कौन सी? पद्मावत, अखरावत, बहुत सारी रचनाएं हैं, लिखिए। पद्मावत, अखरावत, पद्मावत, अखरावत, सखरावत, इतरावत, सखरावत, इतरावत, चंपावत, मटकावत, चंपावत, मटकावत, चित्रावत, सुरवानामा, 7 नंबर यहां पर लिखिए। 7 नंबर पर चित्रावत, 8 नंबर पर खुरवानामा, 9 नंबर मुराईनामा, मुराईनामा, 'मुकहरानामा, मुखरानामा, पोस्तीनामा, होलीनामा, आखिरी कलाम। होलीनामा, आखिरी कलाम। आखिरी कलाम। सखरावत और होलीनामा लिख लीजिए। सखरावत और होलीनामा, सखरावत और होलीनामा काशी द्वारा नहीं प्रकाशित की गई। नागरिक प्रतिनिधि सभा काशी है ना, तो उसी के द्वारा सखरावत और होलीनामा काशी द्वारा नहीं प्रकाशित की गई। प्रकाशित की गई। ये रचना सैयद अली के अनुसार है।
ये रचना सैयद अली के अनुसार है। के अनुसार है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। जायसी किसके समकालीन थे? जायसी बाबर व शेरशाह सूरी के समकालीन थे। जायसी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य परंपरा में आते हैं। शिष्य परंपरा में आते हैं। रामचंद्र शुक्ल एवं ग्रियर्सन ने जायसी का गुरु शेख मोहिदी को माना है। जायसी कुरूप थे। शेरशाह सूरी की सभा में इनका अपमान हुआ था। इसके प्रत्युत्तर में जायसी ने सभासदों को कहा, मौज हंसे की कोहराए। मतलब आप लोग मुझ पर हंस रहे हो या उस ईश्वर पर हंस रहे हो जिसने मुझे बनाया है, जिसने आपको भी बनाया है, इस संसार को बनाया है, आप उस ईश्वर पर हंस रहे हो। ऐसे शब्दों से अपमानित किया था सभासदों को। किसने? जायसी। लेकिन ये शब्द शेरशाह सूरी की सभा में जायसी के लिए कहा गया था, मोए हंसे की कोहराए। जायसी ने कहा था किसको? सभासदों को, कि मुझ पर हंस रहे हो। फिर से एक बार देखते हैं। जब शेरशाह सूरी की सभा लगी हुई थी, उस समय सभासदों ने जायसी की कुरूपता का मजाक उड़ाया। तो जायसी ने उस मजाक के प्रत्युत्तर में कहा कि मोई हंसे की कोहराए। मतलब आप मुझ पर हंस रहे हो कि उस ईश्वर पर हंस रहे हो जिसने हम सभी को बनाया है, जिसने मुझे भी बनाया है और आपको भी बनाया है। जायसी की रचनाओं की बात करें, शुक्ल जी के अनुसार पद्मावत है, आखिरी कलाम है अखरावत है। सैयद अली मोहम्मद के अनुसार इनकी रचनाएं पद्मावत, अखरावत, सखरावत, इतरावत, चंपावत, मटकावत, चित्रावत, खुरवानामा, मुराईनामा, मुखहरानामा, पोस्तीनामा, होलीनामा, आखिरी कलाम। सखरावत और होलीनामा काशी द्वारा नहीं प्रकाशित की गई। काशी द्वारा नहीं प्रकाशित की गई ये रचना सैयद अली के अनुसार है। अब आइए नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा जो रचनाएं प्रकाशित हुई उनको देखते हैं। आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे। लिखिए नागरी प्रचारणी सभा काशी, हेडिंग डाल लीजिए आप। नागरी प्रचारणी सभा काशी एवं द रॉयल एशियाटिक एवं द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सोसाइटी ऑफ बंगाल के अनुसार ये किसके अनुसार है? नागरिक प्रचारणी सभा काशी और द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अनुसार कौन कौन सी रचनाएं हैं, आइए देखते हैं। पद्मावत अखरावत नंबर 1, पद्मावत
नंबर 2 अखरावट, नंबर 3 आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, नंबर 4 चित्ररेखा, नंबर 5 चंपावत इतरावत, नंबर 5 चंपावत, 6 नंबर इतरावत, 7 नंबर महरीबाज वायसी, महरी वायसी, 8 नंबर पोस्तीनामा, पोस्तीनामा, 9 नंबर पर मटकावत, मटकावत, 'खुरवानामा मुराईनामा 10 नंबर पर, खुरवानामा 11 नंबर, मुराईनामा 12 नंबर पर, मुखहरानामा, मुखहरानामा और 13 नंबर पर नैनावत, नैनावत, 14 नंबर पर कहरानामा, कहरानामा में कहार जात के लिए जो लोग नृत्य हुआ करते थे उसका वर्णन भी मिलता है। कहरानामा, धनावत मुहरानामा, धनावत, 16 नंबर पर मुहरानामा, मुहरानामा, 17 नंबर पर स्फुट छंद, स्फुट छंद, 18 नंबर पर सोरठा, 19 नंबर पर परमार्थ, 20 नंबर पर कन्हावत। ये तो हो गई किसके अनुसार? नागरिक पटियाली सभा काशी एवं द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अनुसार रचनाएं हो गई। रचनाएं कौन कौन सी? पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, चंपावत, इतरावत, महरी वापसी, पोस्तीनामा, मटकावत, पूर्वानामा, मुराईनामा, मुकहरानामा, नैनावत, कहरानामा, धनावट, मुहरानामा, स्फुट छंद, सोरठा, परमार्थ, कन्हावत। ये किसके अनुसार है? नागरिक पटियाली सभा काशी या द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अनुसार इतनी रचनाएं मानी गई हैं। किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी की। जायसी की प्रकाशित रचनाएं कौन कौन सी हैं? आइए इसको देखते हैं। जायसी की प्रकाशित रचनाएं, जायसी की प्रकाशित रचनाएं, इन रचनाओं को हमको पढ़ना है। ये सारी रचनाओं को नहीं देखना है। जो प्रकाशित हुई हैं हम उन्हीं रचनाओं को देखने का प्रयास करेंगे।
ठीक, तो आइए जायसी की प्रकाशित रचनाओं को देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए पद्मावत। सबसे पहले क्या है? पद्मावत। और उसके बाद आखिरी कलाम। आखिरी कलाम मेहरी वापसी। अखरावत चित्ररेखा। अखरावत 5 नंबर पर चित्ररेखा। हम इन रचनाओं को थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे इसमें है क्या। तो आज अब रचनाओं को प्रारंभ करते हैं। एक बार इस पेज को फिर से रिवीजन कर देते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा काशी द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अनुसार इनकी रचनाएं कितनी है? 20। 20 रचनाएं आपके सामने लिखी गई हैं। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, चंपावत, इतरावत, महरी वापसी, पोस्तीनामा, मटकावत, खुरवानामा, मुराईनामा, मुकर्ररनामा, नैनावत, कहरनामा, धनावत, मुहर्रानामा, स्फुटछंद, सोठा, परमात, कन्हावत। जायसी की प्रकाशित रचनाएं की अगर बात की जाए, जैसे कि प्रकाशित रचनाएं कौन कौन सी हैं? पद्मावत, आखिरी कलाम, महरी वापसी, अखरावत और चित्ररेखा। तो आइए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले पद्मावत से। सबसे पहले कौन सी रचना देखेंगे? पद्मावत। तो आप लोग पद्मावत हेडिंग डाल लीजिए। और रचना किसकी है? जायसी की। आइए देखते हैं अब हम लोग पद्मावत के बारे में। पद्मावत बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ठीक, अगर पद्मावत के काव्य रूप की बात की जाए, रचनाकार तो आपको पता ही है, रचनाकार लिखाने की जरूरत नहीं है। रचनाकार कौन है? जायसी। अगर काव्य रूप की बात करें तो कैसा है काव्य रूप? प्रबंधात्मक महाकाव्य है। अगर काव्य रूप की बात करें, इसका काव्य रूप कैसा है? तो क्या है? प्रबंधात्मक महाकाव्य। प्रबंधात्मक महाकाव्य। और रचना काल की बात करें तो 1540 ईस्वी। रचना काल की बात की जाए तो क्या है? 1540 ईस्वी। और लिखिए रचना 1520 ईस्वी। और रचना 1520 ईस्वी। हिजरी सन 927। हिजरी सन 927 में प्रारंभ की गई। में आरंभ की गई। आरंभ की गई तथा 1540 ईस्वी तथा 1540 ईस्वी। हिजरी सन 947। हिजरी सन 947। हिजरी सन 947
में पूर्ण हुई, में पूर्ण हुई। ये रचना प्रारंभ कब हुई थी? 1520 ईस्वी। अगर हिजरी सन की बात करें तो हिजरी सन 927 में आरंभ की गई थी। अब पूरी कब हुई? 1540 ईस्वी में जाके पूरी हुई। इसका रचना काल क्या माना जाएगा? 1540 ईस्वी। इसके रचना काल के बारे में पूर्ण हुई, इसके रचना काल के बारे में, इसके रचना काल के बारे में जायसी ने पद्मावत में कहा है, के बारे में जायसी ने पद्मावत में कहा है, में कहा है। क्या कहा है? सन 927 आहा। क्या कहा है? सन 927 आहा। कथा आरंभ बेन कवि कहा, कथा आरंभ बेन कवि कहा कि हिजरी संवत 927 में ये कथा बनानी आरंभ कर रहा हूं। अगर सर्गों की बात की जाए तो कुल सर्ग कितने हैं? 57। अगर कुल सर्ग कितने हैं पूछा जाए, कुल सर्ग बराबर कितने हैं? 57। सर्गों को खंड कहा गया है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, सर्गों को खंड कहा गया है, कहा गया है। अब खंड कौन कौन से हैं? प्रथम खंड, प्रथम खंड क्या है? जो महत्वपूर्ण खंड है आइए उनको देखते हैं। प्रथम खंड क्या है? स्तुति खंड। स्तुति खंड। द्वितीय खंड में सिंहली द्वीप खंड है। द्वितीय खंड क्या है? सिंघल द्वीप। सिंघल द्वीप खंड। तीसवा खंड नागमती वियोग खंड। तीसवा खंड नागमती वियोग खंड। वियोग खंड। 57वां खंड, 57वां खंड क्या है? 57वां खंड में पद्मावती नागमती सती खंड। पद्मावती और नागमती सती खंड। सती खंड ये तो हो गए पद्मावत के खंड। आइए इस पेज को एक बार दोहरा लेते हैं।
पद्मावत का काव्य रूप क्या है? प्रबंधात्मक महाकाव्य है। रचना काल क्या है? 1540 ईस्वी। रचना प्रारंभ कब हुई? 1520 ईस्वी में प्रारंभ हुई। अब पूर्ण कब हुई? 1540 ईस्वी। अगर हिजरी सन में पूछे कब प्रारंभ हुई तो 927 हिजरी सन में प्रारंभ हुई और 947 हिजरी सन में पूर्ण हुई। इसके रचना काल के बारे में जयसिंह ने पद्मावत में कहा है 927 आहा कथा आरंभ वे कवि का। अगर सर्ग पूछा जाए कि पद्मावती में कितने सर्ग हैं तो कितने सर्ग हैं? 57। सर्गों को क्या कहा गया है? खंड कहा गया है। प्रथम खंड क्या है? अस्थि खंड है। द्वितीय खंड क्या है? सिंहल दीप खंड है। तीसवा खंड क्या है? नागमती वियोग खंड है। और 57वां खंड क्या है? पद्मावती सती खंड है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं और आगे पद्मावती के प्रतीक योजना को भी देखेंगे हम लोग और कथानन के भाग को भी देख ले। आप लोगों ने लिख लिया होगा। सबसे पहले देखते हैं पद्मावत के कथानन के भाग। हेडिंग डाल लीजिए पद्मावत के कथानक के भाग। दो भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। इसके दो भाग हैं। कौन से? पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। उत्तरार्ध भाग, पूर्वार्ध भाग और उत्तरार्ध भाग। पूर्वार्ध भाग में क्या है? रतन सेन व पद्मावती के विवाह तक की कथा। रतन सेन इसका नायक है ना, रतन सेन। रतन सेन व पद्मावती के विवाह तक की कथा किसमें है? पूर्वार्ध भाग में। अधिकांश विद्वान इसे कल्पना प्रसूत मानते हैं। अधिकांश विद्वान इसे कल्पना प्रसूत मानते हैं। अधिकांश विद्वान इसे कल्पना प्रसूत मानते हैं। विवाहोत्तर जीवन की कथा किसमें है? उत्तरार्ध भाग में। लिखिए विवाहो विवाहोत्तर जीवन की कथा। अधिकांश विद्वान इसे ऐतिहासिक मानते हैं। अधिकांश विद्वान इसे ऐतिहासिक मानते हैं। ऐतिहासिक मानते हैं। अगर प्रतीक योजना की बात करें तो इसकी प्रतीक योजना क्या है? हेडिंग डालिए पद्मावत की प्रतीक योजना। पद्मावत की प्रतीक योजना।
तन चितौर मन राजा कीन्हा, तन चितौर तन चितौर मन राजा कीन्हा, तन चितौर मन राजा कीन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पद्मनी चीन्हा, हिय सिंघल सिंघल बुद्धि पद्मनी चिन्हा, पद्मनी चिन्हा। गुरु सुआ जहि पंथ दिखावा, गुरु सुआ जहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, नागमती यह दुनिया धंधा, नागमती यह दुनिया धंधा। राघव चेतन सोई शैतानु, राघव चेतन सोई शैतानु, राघव चेतन सोई शैतानु। माया अलाउद्दीन सुल्तान, माया अलाउद्दीन, माया अलाउद्दीन सुल्तान। ये पद्मावत की प्रतीक योजना है। मन चितौर, मन क्या है? शरीर। तन चितौर, तन क्या है? शरीर। मन क्या है? मन राजा है, रतन से मन राजा की है। ये मतलब कि ही मतलब क्या हो गया? हृदय। हृदय, हृदय कौन है? सिंगल डी। बुद्धि पद्मनी, बुद्धि कौन है? पद्मावती। गुरु सुआ, गुरु कौन है? तोता मतलब सुग्गा। जय पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती या दुनिया धंधा। राघव चेतन, राघव चेतन कौन है? शैतान है। अलाउद्दीन क्या है? माया। आइए हम इसको हिंदी में लिखवाएंगे, पात्र और प्रतीक, तो आपको समझ में आ जाएगा। आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए और हम तब तक इस पेज को एक बार दोहरा देते हैं। पद्मावत के कथानन के भाग की बात करें तो दो भागों में विभाजित किया गया है, एक पूर्वार्ध भाग, दूसरा उत्तरार्ध भाग। पूर्वार्ध भाग में क्या है? पद्मावती और रतन सेन का विवाह हुआ है। विवाह के पहले की कथा इसमें मिलती है पूर्वार्ध भाग में।
और इसको विद्वान क्या कहते हैं? इसको विद्वान कल्पना प्रसूत मानते हैं। अगर दूसरे भाग की बात करें तो दूसरा भाग क्या है? दूसरा भाग उत्तरार्ध भाग है। विवाह उपरांत मतलब विवाह के बाद की कथा इसमें सम्मिलित है और इसे विद्वान क्या मानते हैं? ऐतिहासिक मानते हैं। उसके बाद हम क्या पद्मावत की प्रतीक योजना की बात करें तो क्या है? मन तन चितौर मन राजा कीन्हा, हे सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा, गुरु सुआ जहि पंथ दिखावा, गिर बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती यह दुनिया धंधा, राघव चेतन सोई शैतानु, माया अलाओ दिन सुल्तानु। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए देखते हैं, इसको थोड़ा सा हिंदी में लिखवा देंगे। आपसे पूछा जाएगा कि राघव चेतन किसका प्रतीक है? शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन किसका प्रतीक है? माया का प्रतीक है। हम लोग ऐसे नोट डाउन कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए। आइए देखते हैं। एक तरफ लिखिए पात्र, एक तरफ लिखिए प्रतीक। एक तरफ क्या लिखना है? पात्र, एक तरफ पात्र, एक तरफ प्रतीक। अब पात्र कौन है? चित्तौड़। चित्तौड़ किसका प्रतीक है? ये शरीर का प्रतीक है। इसके आगे लिखिए शरीर। रतन सेन, रत्न सेन किसका प्रतीक है? मन। नागमती, नागमती ये किसका प्रतीक है? दुनिया धंधा मतलब सांसारिक बुद्धि। सांसारिक बुद्धि। पद्मावती, पद्मावती किसका प्रतीक है? ये प्रतीक है रागा रागा रागात्मिका बुद्धि। रागात्मिका बुद्धि। और सिंघलदीप हृदय का प्रतीक है। सिंघलदीप किसका प्रतीक है? हृदय। हीरामन तोता, हीरामन तोता, तोते का क्या नाम था? हीरामन। हीरामन तोता किसका प्रतीक है? गुरु का प्रतीक है। गुरु का प्रतीक है। और राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। राघव चेतन किसका प्रतीक है? शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन, इसमें एक पात्र है अलाउद्दीन। अलाउद्दीन किसका प्रतीक है? अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। अलाउद्दीन किसका प्रतीक है? माया का प्रतीक है। माया का प्रतीक। चित्तौड़ किसका प्रतीक है? शरीर का। रतन सेन किसका प्रतीक है? मन का। नागमती किसका प्रतीक है? सांसारिक बुद्धि का। और पद्मावती किसका प्रतीक है? रागात्मिका बुद्धि का। सिंघलदीप हृदय का प्रतीक है। हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। और राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। ऐसा करते हैं, इसको हम कामायनी के पात्रों से भी समानता करा लेते हैं ताकि आगे चल के आसानी आपको रहे। लिखिए कामायनी के पात्रों से समानता।
कामायनी के पात्रों से समानता। समानता। अगर शरीर की बात करें तो शरीर किससे संबंधित है? सरस्वत प्रदेश से। किससे है? सरस्वत प्रदेश। ये कामायनी से संबंधित होता चला जाएगा, ये इससे संबंधित है। अगर मन की बात करें तो मन क्या है? मन या मन का प्रतीक, ये क्या है? मनु है। और मन का प्रतीक ब्रैकेट में लिख लीजिए, मन का प्रतीक। ये कामायनी के पात्रों से भी हम इसको मिलवा दे रहे हैं ताकि आप एक जगह पे दोनों चीजें पा जाएं। अगर संसारिक बुद्धि क्या है? ईड़ा है। संसारिक बुद्धि क्या है? ईड़ा है। रागात्मिका बुद्धि क्या है? श्रद्धा है। और हृदय कैलाश मानसरोवर है। हृदय क्या है? कैलाश मानसरोवर। कैलाश मान सरोवर। गुरु की कोई बात ही नहीं है। शैतान कौन है? आकुली किरात। आकुली किरात। गुरु कौन है? आकुली किरात। और माया कौन है? माया है इसमें संसार। ये कामायनी के पात्रों से हमने इसको मैच करवाया है। अगर पद्मावत के हिसाब से देखें तो पात्र और प्रतीक कौन है? ये है। और उससे मैच कराएं कामायनी से, इसके पात्र ये है, प्रतीक ये है। तो हमने दोनों से मैच करवा दिया ताकि आपको याद करने में आसानी हो। आप लोग लिख लीजिए, फिर आइए देखते हैं और आगे। अभी जगह है इसमें। शुक्ल जी ने पद्मावत की प्रतीक योजना में, लिख लीजिए नीचे, शुक्ल जी ने पद्मावत की प्रतीक योजना पद्मावत की प्रतीक योजना में आंशिक परिवर्तन करते हुए, में आंशिक परिवर्तन करते हुए रतन सेन को आत्मा, रत्न सेन को आत्मा और पद्मावती को परमात्मा, पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक माना है, का प्रतीक माना है। शुक्ल जी ने पद्मावत की प्रतीक योजना में आंशिक परिवर्तन किया है। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत के जो प्रतीक हैं उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए रतन सेन को क्या माना है? आत्मा माना है, और पद्मावती को परमात्मा माना है। आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए अब देखते हैं पद्मावत के संदर्भ में विशेष
तत्व। हेडिंग डाल लीजिए, पद्मावत के संदर्भ में विशेष तथ्य। पद्मावत के संदर्भ में विशेष तथ्य। विशेष तथ्य क्या है? पद्मावत की भाषा ठेठ अवधी, लिखिए, पद्मावत की भाषा ठेठ अवधी, ठेठ अवधि, ब्रैकेट में लिख लीजिए ग्रामीण अवधि, ग्रामीण अवधि है। पद्मावत की भाषा ठेठ अवधि है। ब्रैकेट में आप ये भी लिख लीजिए ग्रामीण अवधि। कभी कभी ये पूछ लेता है कि किसकी भाषा ग्रामीण अवधि है, तो पद्मावत की भाषा है। पद्मावत में 7 चौपाइयों के बाद, पद्मावत में 7 चौपाइयों के बाद पद्मावत में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग हुआ। एक दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने मूर्ति पूजा की निंदा की है। जायसी ने मूर्ति पूजा की निंदा की है, पद्मावत के संदर्भ में विशेष तत्व को देख रहे हैं। पद्मावत की भाषा ठेठ अवधि मतलब ग्रामीण अवधि है। पद्मावत में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने मूर्ति पूजा की निंदा की है। पद्मावत में शाहे वक्त के रूप में, पद्मावत में शाहे वक्त के रूप में शेरशाह सूरी, की प्रशंसा है। और पंक्ति क्या है लिख लीजिए, शेरशाह दिल्ली सुल्तान, शेरशाह दिल्ली सुल्तान, शेरशाह दिल्ली सुल्तान
चौखंड तपे जस भानु, चौखंड तपे जस भानु, जस भानु। शेर शाह दिल्ली सुल्तान, चौखंड तपे जस भानु। पद्मावत में 12 मासा वर्ण, अगली विशेषता, पद्मावत में 12 मासा वर्णन आषाढ़ माह से आरंभ हुआ है। 12 मासा वर्णन आषाढ़ माह से आरंभ हुआ है, आरंभ हुआ है। और पंक्ति क्या है? चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, लिख लीजिए। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, गगन घन गाजा। और ये पंक्ति किसमें से है? नागमती वियोग खंड से। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए नागमती नागमती वियोग खंड, वियोग खंड। शुक्ल जी ने पद्मावत को शुक्ल जी ने पद्मावत को भक्ति का वेद व्यास, पद्मावत को भक्ति का वेद व्यास तथा समासयोक्ति कहा है, समासोक्ति काव्य कहा है, तथा समासोक्ति काव्य कहा है, काव्य कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने डॉक्टर बच्चन सिंह ने डॉक्टर बच्चन सिंह ने पद्मावत को अवध की अर्धान कहा है। अवध, अवधि, अवध की नहीं अवधि, बच्चों अवधि कर लीजिएगा, अवधि की अर्धान कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पद्मावत को अवधि की अर्धान कहा है, कहा है। आप लोग लिख लीजिए। पद्मावत के संदर्भ में विशेष तत्व हम देख रहे थे। विशेष तत्व में पद्मावत की भाषा क्या है? ठेठ अवधि है। पद्मावत में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने मूर्ति पूजा की निंदा की है। पद्मावत में साहे वक्त के रूप में शेर शाह सूरी की प्रशंसा है। और कथन क्या है? पंक्ति क्या है? शेर शाह दिल्ली सुल्तान, चौखंड तपे जस भानु। पद्मावत में 12 मासा वर्णन आषाढ़ माह से आरंभ होता है। किस महीने से आरंभ होता है? आषाढ़ माह से। पंक्ति क्या है? चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। और किसमें से ली गई है? नागमती वियोग खंड से। शुक्ल जी ने पद्मावत को भक्ति का वेद व्यास तथा समासोक्ति काव्य कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पद्मावत को अवधि की अर्धान कहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा।
आइए बढ़ते हैं अब आगे। पद्मावत के संदर्भ में आलोचकों के कथन को देखते हैं हम लोग। अब अगली हेडिंग जो आप लोग डालेंगे वो डाल लीजिए, पद्मावत के संदर्भ में आलोचकों के कथन। लिखिए, पद्मावत के संदर्भ में पद्मावत के संदर्भ में आलोचकों के कथन लिखिए, पद्मावत सूफी काव्य धारा की प्रतिनिधि रचना। पहला कथन, पद्मावत सूफी काव्य धारा की प्रतिनिधि रचना है, की प्रतिनिधि रचना है। और ये कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। किसका कथन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। दूसरा कथन लिखिए, पद्मावत प्रेम मार्गी काव्य धारा की पद्मावत प्रेम मार्गी काव्य धारा की सर्वाधिक पौड़ एवं सरस रचना है। और ये कथन किसका है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का कथन। तीसरा कथन लिखिए, पद्मावत एक रूपक महाकाव्य है। पद्मावत एक रूपक महाकाव्य है। पद्मावत एक रूपक महाकाव्य है। ये कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र का। पद्मावत हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य। पद्मावत हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। प्रथम बड़ा महाकाव्य है। ये कथन किसका है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र
शुक्ल का कथन। अगला कथन, वास्तविक अवधि जायसी की अवधि है। 5 नंबर पर, वास्तविक अवधि जायसी की अवधि है। जायसी की अवधि है। उनके द्वारा रचित पद्मावत अवधि की अर्धान है। पद्मावत अवधि की, उनके द्वारा रचित पद्मावत अवधि की अर्धान है। अर्धान है। ये कथन किसका है? ये कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का। डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला कथन है, यदि वियोग श्रृंगार की दृष्टि से, 6 नंबर, यदि वियोग श्रृंगार की दृष्टि से विचार, यदि वियोग श्रृंगार की दृष्टि से विचार करें तो पद्मावत हिंदी की ही नहीं, पद्मावत हिंदी की ही नहीं, अपितु विश्व की सभी भाषाओं में रचित, अपितु विश्व की सभी भाषाओं में रचित वियोग श्रृंगार रस की कृतियों में से, रचित वियोग श्रृंगार रस की कृतियों में से, रस की कृतियों में से एक श्रेष्ठ रचना सिद्ध होती है। एक श्रेष्ठ रचना सिद्ध होती है। एक श्रेष्ठ रचना सिद्ध होती है। इसका विरह वर्णन लौकिक होते हुए भी आध्यात्मिक संकेत देता है। आध्यात्मिक संकेत देता है।
और ये कथन किसका है? ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। किसका कथन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन। पद एक दो विशेषताएं छोड़ यहीं लिख लीजिए। पद्मावत का बंगला अनुवाद, पद्मावत का बंगला अनुवाद पद्मावत का बंगला अनुवाद आलोक उजाला ने किया। अनुवाद आलो उजाला, आलो उजाला ने किया। पद्मावत की प्रतिलिपियां पद्मावत की प्रतिलिपियां फारसी में मिलती हैं। पद्मावत की प्रतिलिपियां फारसी में मिलती हैं। फारसी में मिलती है। ये टीजीटी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया? ये क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी 2020 में। तो किसने किया था? आलो उजाला ने किया। पद्मावत की प्रतिलिपियां फारसी में मिलती हैं, ये एक चीज आप ध्यान रखना चाहिए। पद्मावत के संदर्भ में आलोचकों के कथन को हम देख रहे थे। पद्मावत सूफी काव्यधारा की प्रतिनिधि रचना है। किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। पद्मावत प्रेम मार्गी काव्यधारा सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस रचना है। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। पद्मावत एक रूपक महाकाव्य है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। पद्मावत हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा। वास्तविक अवधि जायसी की अवधि है, उनके द्वारा रचित पद्मावत अवधि की अर्धान है। ये कथन किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। यदि वियोग श्रृंगार की दृष्टि से विचार करें तो पद्मावत हिंदी की ही नहीं अपितु विश्व की सभी भाषाओं में रचित वियोग श्रृंगार रस की कृतियों में से एक श्रेष्ठ रचना सिद्ध होती है। इसका विरह वर्णन लौकिक होते हुए भी आध्यात्मिक संकेत देता है। ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। और टीजीटी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन क्या था? पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया? तो आलो उजाला ने किया। पद्मावत की प्रतिलिपियां फारसी भाषा में मिलती हैं। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा। हेडिंग डालिए आखिरी कलाम। रचना का क्या नाम है? आखिरी कलाम। पद्मावत हो गई, ये दूसरी रचना हो गई आखिरी कलाम। आखिरी कलाम। आइए इसके विषय में देखते हैं। यह जायसी की प्रथम रचना मानी जाती है। यह जायसी की प्रथम रचना मानी जाती है। मानी जाती है। इसका रचना काल, इसका रचना काल
दिख रहा है आप लोगों को? ज्यादा बाहर कर दिए, नहीं दिख रहा है। चलो, इसका रचना काल 1523 ईस्वी, 1523 ईस्वी, हिजरी सन 930, हिजरी सन 930 है। शाही वक्त के रूप में, नई लाइन से लिखिएगा, शाही वक्त के रूप में बाबर की प्रशंसा की गई। शाही वक्त के रूप में बाबर की प्रशंसा की गई। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे किसके समकालीन थे? बाबर और शेरशाह सूरी के समकालीन थी। पद्मावत में किसकी प्रशंसा की गई? शेरशाह सूरी की। उनकी पहली रचना आखिरी कलाम में किसकी प्रशंसा की गई? बाबर की प्रशंसा की गई है, की गई है। इसमें कयामत, इसमें कयामत मतलब प्रलय, कयामत का क्या अर्थ होता है? प्रलय के दिन का वर्णन, के दिन का वर्णन है। और इस रचना के विषय में जो पंक्ति लिखी है जायसी ने, आप लोग उसको लिख लीजिए। भा अवतार मोर 9 सदी, भा अवतार मोर 9 सदी, 30 बरिस ऊपर कभी न बदी, 30 बरिस कभी, 30 बरिस ऊपर कभी बदी, 30 बरिस ऊपर कभी बदी। ये किस रचना के लिए कहा है? आखिरी कलाम की। अगली रचना क्या है? अखरावट। दूसरी रचना, तीसरी रचना क्या है? अखरावट। पहली पद्मावत थी, दूसरी हमने कौन सी देखी? आखिरी कलाम को। अब तीसरी रचना कौन सी देख रहे हैं? अखरावट। अखरावट। अगर अखरावट के रचना काल की बात की जाए तो रचना काल अज्ञात है, रचना काल अज्ञात, अज्ञात है। वर्णमाला के एक एक वर्ण के माध्यम से, इसमें क्या है? वर्णमाला के एक एक वर्ण के माध्यम से, वर्ण के माध्यम से सूफी साधना एवं सिद्धांतों, माध्यम से सूफी साधना एवं सिद्धांतों
एवं सिद्धांतों का वर्णन है, इस रचना में गुरु शिष्य संवाद भी मिलता है। इस रचना में गुरु शिष्य संवाद भी मिलता है, इसमें जीव माया ब्रह्म, जीव माया ब्रह्म जगत आदि दार्शनिक विषयों का भी उल्लेख, विषयों की भी विवेचना, दार्शनिक विषयों की भी विवेचना है। हिंदू एवं मुस्लिम मान्यताओं में समन्वय का प्रयास भी है। हिंदू एवं मुस्लिम मान्यताओं में समन्वय का प्रयास भी है, चौपाई छंद का प्रयोग है। चौपाई छंद का प्रयोग लिख लीजिए दोस्तों। हम देख रहे थे आखिरी कलाम। आखिरी कलाम जायसे की प्रथम रचना मानी जाती है। आपसे पूछा जाए जायसे की प्रथम रचना कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? आखिरी कलाम। इसका रचना काल क्या है? 1523 ईस्वी। हिजरी सन में अगर पूछा जाए तो 930 है। शाहे वक्त के रूप में बाबर की प्रशंसा की गई है। इसमें कयामत के दिन का वर्णन है। भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरिस ऊपर कल बदी। ये रचना के लिए किसने कहा है? जायसी ने कहा है। और किस रचना में कहा? आखिरी कलाम। अखरावत, इसका रचना काल अज्ञात है। वर्णमाला के एक एक वर्ण के माध्यम से सूफी साधना एवं सिद्धांतों का वर्णन है। इस रचना में ऊपर लिख देते हैं, सही कर लीजिएगा। इस रचना में गुरु शिष्य संवाद भी मिलता है। इसमें जीव माया ब्रह्म जगत आदि दार्शनिक विषयों की भी विवेचना है। हिंदू एवं मुस्लिम मान्यताओं में समन्वय का प्रयास भी है। चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। किसमें? अखरावट में। आपसे ये पूछा जाएगा कि जायसी की किस रचना में गुरु शिष्य संवाद दिखाई पड़ता है, तो आप क्या बताएंगे? अखरावट में दिखाई पड़ता है। जायसी की किस रचना में जीव माया ब्रह्म जगत आदि दार्शनिक विषयों की चर्चा हुई है या विवेचना हुई है, तो किस रचना में? अखरावट में हुई है। और आपसे यह पूछा जाएगा कि जायसी ने अपनी किस रचना में बाबर की प्रशंसा की है, तो आप क्या बताएंगे? आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा की है।
तो दोस्तों आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं और आगे। अगली रचना क्या है? चित्ररेखा। हमने आपसे पहले ही कहा था कि जायसी को हम लोग बहुत बारीकता के साथ देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, इसीलिए इनकी क्लास थोड़ी सी लंबी होगी। आइए देखते हैं चित्ररेखा। चित्ररेखा, अगर इसकी बात की जाए तो ये कैसा काव्य है? ये प्रेमाख्यानक काव्य है। प्रेमाख्यानक लघुखंड काव्य। लघु खंड काव्य, खंड काव्य। इस रचना में सूफी मान्यताओं का प्रवेश नहीं हुआ है। ये भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इस रचना में सूफी इस रचना में सूफी मान्यताओं का प्रवेश नहीं हुआ, का प्रवेश नहीं हुआ है। इसमें यही सबसे इंपॉर्टेंट बात थी चित्ररेखा। ये कैसा काव्य है? ये प्रेमाख्यानक लघुखंड काव्य है और एक ऐसी रचना है जायसी की जिसमें सूफी मान्यताओं का प्रवेश नहीं हुआ है। तो इसमें आपसे ये क्वेश्चन, दो ही प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं कि चित्ररेखा किसकी रचना है, तो आप जानते हैं। प्रेमाख्यानक लघुखंड काव्य जायसी का कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? चित्ररेखा। आपसे अधिकतर क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि किस जायसी के किस रचना में सूफी मान्यताओं का प्रवेश नहीं हुआ है, तो आप क्या बताएंगे? चित्ररेखा में सूफी मान्यताओं का प्रवेश नहीं हुआ है। आइए कथन देखते हैं एक दो। अगर कथन की बात की जाए तो कथन, भक्ति काल में जायसी ही भक्ति काल में जायसी ही एकमात्र ऐसे कवि हैं, एकमात्र ऐसे कवि हैं, ऐसे कवि भक्ति काल में जायसी ही एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी कविता का वास्तविक रूप हमारे सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और ये कथन किसका है? रामकुमार वर्मा का। इस कथन को एक बार फिर दोहरा लेते हैं हम लोग। भक्ति काल में जायसी ही एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी कविता का वास्तविक रूप हमारे सामने है। ये कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। रामकुमार वर्मा। आप 2-3 बार पढ़ेंगे और इस वीडियो को कम से कम 2 बार या 3 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप पहली बार देखिएगा, फिर लिखिएगा, फिर देखिएगा,
आपको याद हो जाएगा, अच्छे से तैयार हो जाएगा। दूसरा कथन लिखिए, नागमती वियोग खंड, नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु है। हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु है। ये भी कथन किसका है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। आइए इस पेज को हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, अच्छे से हम लोगों की समझ में आ जाएगा। चित्ररेखा, चित्ररेखा कैसा काव्य है? ये प्रेमाख्यानक लघुखंड काव्य है। इस रचना में सूफी मान्यताओं का प्रवेश नहीं हुआ है। इस रचना में सूफी मान्यताओं का प्रवेश नहीं हुआ है। कथन क्या है? भक्त काल में जायसी ही एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी कविता का वास्तविक रूप हमारे सामने है। ये कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। उसके बाद नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो यहां पर हमारे जायसी जी का जो विशेष बातें थी वो होती हैं समाप्त। उनकी रचनाओं के बारे में हमने देख लिया और जो मुख्य मुख्य बातें थी वो भी हमने कर ली है। पद्मावत के संदर्भ में आलोचकों के कथन भी हमने देख लिए, जिसे पद्मावत सूफी काव्य धारा की प्रतिनिधि रचना है। किसने कहा था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। पद्मावत एक रूपक महाकाव्य है। किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। पद्मावत हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये सारे कथन आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, और हमने आपको ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा आपको मटेरियल मिले और आपकी तैयारी को बेहतर बना सके। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा और नोट्स बनाइएगा। हमको लग रहा है कि आप लोग इससे उब रहे हो, क्योंकि थ्योरी कोई पढ़ाता नहीं है, सब प्रश्न उत्तर कराते हैं। जब आपके पास बाण रहेगा तभी आप प्रहार कर पाओगे। ये आपका बाण है। कोई भी प्रश्न उत्तर देखेंगे तो आप इनको जब पढ़े रहेंगे, किसी भी प्रश्न को देखेंगे तो आप हल करने में सक्षम रहेंगे। आप प्रश्नों को देखेंगे फिर भूल जाएंगे, जब इसको याद करेंगे तभी आप प्रश्न चल के परीक्षा में हल करने में सफल हो पाएंगे। तो आप बच्चों प्रयास करिए कि अच्छे से तैयारी करें, अपने नोट्स को बेहतर से बेहतर बनाएं और खूब अच्छे से पढ़ाई करें। प्रश्न हम भी करवाएंगे आपसे, और कठिन प्रश्न भी करवाएंगे, सरल प्रश्न भी करवाएंगे, सारे प्रकार के प्रश्न आपसे करवाएंगे। अभी तो हम आपको केवल थ्योरी दे रहे हैं ताकि आप आपका नोट्स तैयार हो जाए। उसके बाद प्रश्न तो बहुत सारे हैं, आप इस थ्योरी को लिखिए, पढ़िए, और जो और क्लासेस चल रही हैं प्रश्नोत्तरी की, बहुत सारी क्लासेस प्रश्नोत्तरी की चल रही हैं, तो आप उन प्रश्नोत्तरियों को देखिए और हल करिए। आप देखिए कि हमारे नोट से कितना पकड़ता है, कितना फंसता है। आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज की क्लास बहुत लंबी हो रही है, अब ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में। अभी सूफी साहित्य समाप्त नहीं हुए, इसमें कुछ विशेष तत्व देखेंगे और सूफी साहित्य और संत साहित्य में समानता भी देख लेंगे, पंक्ति भी देख लेंगे थोड़ी बहुत। उसके बाद सूफी साहित्य समाप्त होगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।